नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जितने सारे बैंक्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं एचडीएफसी बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को, कोटक बैंक को। तो इनमें से भी एक और एक बैंक है जो इनमें इनके लिस्ट में ही शामिल है और टॉप 5 रेंज में इसका नाम भी शामिल है, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। तो आज मैं बात करूंगा इंडसइंड बैंक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बहुत दिनों से कमेंट कर रहा था, सर एक बार इंडसइंड बैंक के बारे में डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर तेजी हो रहा है और इंडसइंड बैंक भी 52 वीक के हाई में अचीव किया है। तो क्या इंडसइंड बैंक जो प्रीवियस लेवल है, जो कोविड सिचुएशन का जो लेवल है, वो क्या उस लेवल को तोड़ पाएंगे? क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? तो चलो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, आईपीओस और भी बहुत सारे न्यूज इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है वो आप सभी जानते हैं। कंपनी का नाम है इंडसइंड बैंक। तो देखिए, इंडसइंड बैंक ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो रिटेल से ज़्यादा कॉरपोरेट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए इंडिया में दो लीडिंग कंपनी है। कौन कौन? एक है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। तो इस दोनों बैंक मार्केट को जिस तरीके से कैप्चर किए हुए हैं, तो उस तरीके से कैप्चर अभी तक देखा जाए तो बाकी जो कंपनी है, जैसे एक्सिस बैंक, जैसे इंडसइंड बैंक, तो इस तरीके से बैंकिंग उतना ज़्यादा मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाए। क्यों? मैं आपको चलो एक आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जब इंटरेस्ट रेट हाइक किया गया तो इस कंपनी ने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट का परसेंटेज भी बढ़ा दिया। तो एनुअली आप देखेंगे तो 6.75%, और यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% पर एनम आपको रिटर्न मिलेगा, और वो भी एफडी में। तो यहाँ पे परसेंटेज इसीलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि देखिए, हर बैंक चाहते हैं उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस बैंक में आएगा। अगर बैंक में पैसा ही नहीं आएगा तो वो बैंक कहाँ से दूसरों को लोन दे पाएंगे? देखिए, मैं दो चीज़ आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि बैंकिंग का दो चीज़ होता है। एक है लाइबिलिटी, देखिए ये बैंकिंग का नहीं, हर कोई बिजनेस का होता है। एक है लाइबिलिटी, दूसरा है एसेट। तो दूसरा बैंक का लाइबिलिटी कौन सा है? जितने सारे लोग लोन मतलब पैसा जमा करते हैं बैंक में, जैसे मान के चलिए सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, जैसे एफडी हो गया। तो इस तरीके से कुछ चीज है, जो इंश्योरेंस हो गया। तो इस तरीके से चीज क्या है, वो बैंकिंग के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि वो दूसरों के पास से पैसा ले रहा है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और बैंकिंग के लिए एसेट क्या है? जो बैंक लोन्स बांटते हैं, जितने सारे लोन्स बांटते हैं, जैसे मान के चलिए पर्सनल लोन हो गया, कॉर्पोरेट लोन हो गया, कोई बिजनेस लोन हो गया, कोई एडुकेशन लोन हो गया, कोई गाड़ी खरीदने के लोन लोन हो गया, होम खरीदने के लिए लोन हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर जो मतलब बैंक जो मतलब लोन देते हैं, वो बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि वो लोन से बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, कस्टमर जितना ज़्यादा नहीं आएगा, बैंकिंग के पास उतना पैसा नहीं होगा। तो बैंकिंग ने क्या किया, बैंकिंग का जो रेशियोज है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे आपको रेशियोज देखने को मिलेगा। आप मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ जाइए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो मेन पॉइंट में आप हमेशा देखता हूँ वो है कासा रेशियो। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले तो कंपनी करीबन करीबन मैं साल एक बार दिखा देता हूँ, कौन सा साल है। चलो हाँ, 2018 से स्टार्ट हुआ। 2018 से देखा जाए तो कंपनी ने खुद 18 में 44 मतलब परसेंटेज था। उसके बाद 19 में 43 बना, उसके बाद 40 बना 2020 में, 2021 में 41 बना, और अभी फिलहाल के लिए 2022 में 42.78 बना। इसका मतलब कंपनी में मतलब कासा रेशियो आप सभी जानते हैं। मैं बहुत बार मेरे जो पुराना मतलब जितने सारे मेरे पुराना दोस्त है उसको तो पता ही है कासा रेशियो मतलब। कासा मतलब सीए मतलब करंट अकाउंट, और ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके बैंक का ग्रोथ होगा। क्योंकि देखिए, बैंक कितना भी मतलब काम करे, उसको अगर हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा है, वो लोगों को लोन कहाँ से बांटेंगे, वो लोन कहाँ से दूसरों को दे पाएंगे? तो देखिए, कासा रेशियो कोई खराब नहीं है, अच्छा लेवल में है। तो फिर भी
आप कंपेयर करेंगे तो दूसरे कंपनी से तो आपको थोड़ा सा वीक लगेगा। और कंपनी ने बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक रेशियोज में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप टिकट.com साइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो चीज मुझे जो अच्छा लगा वो है कंपनी का एनपीए। देखिए एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो एसेट परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मान के चलिए बैंक ने क्या क्या लोन बांटा, उस 100 करोड़ का लोन बांटा, उनमें से मान के चलिए 10 करोड़ लोन अभी तक मार्केट से उठा नहीं पा रहा है। और जिसको लोन बांटा है वो बता रहा है कि मेरे वो बिजनेस बंद हो गया, मैं पैसा नहीं चुका पाऊंगा, मतलब मेरे हाथ में और कुछ पैसा ही नहीं है। तो बैंक बैंक का वो घाटा है। तो इस घाटे को कहा जाता है एनपीए। तो एनपीए का परसेंटेज जितना कम होगा उतना ही बैंक के लिए खास होगा। यहाँ पे परसेंटेज देखिए, पहले तो मतलब 0.51% था, आज वो 0.64% बन चुके हैं। मतलब कंपनी ने अभी भी कंट्रोल में रखे हुए है। 60-50% के आसपास होगा तो मत सॉरी 0.60-50% के आसपास होगा तो अच्छी बात है। पैक रेशियो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, इस कंपनी का मुझे जो चीज ज्यादा से ज्यादा हाइक लगा वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। मतलब इसका जो कॉस्ट है, लाइबिलिटी का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। मान के चलिए बैंक ने, मैं पहले ही बता चुका हूँ लाइबिलिटी क्या होता है, जितने सारे लोगों के पास से पैसा लिया हुआ है, जैसे सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से, एफडी से, कोई भी इंश्योरेंस से, जो पैसा बैंक ने लेके रखा है वो ही उसका लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको पैसा देना पड़ेगा। उसका परसेंटेज मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 5% उसको हर 100 रुपीज में 5% उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो सोचिए यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा चला जाएगा और बैंक का मतलब मार्जिन दिन के दिन कम होता चला जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी आपको मेजर करना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ज्यादा लगा। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ, सॉरी रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पे ठीक ठाक है, एक एवरेज लेवल में है। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो एसेट का परसेंटेज मुझे ज्यादा कम, यहाँ पे कम देखने को मिला। तो कंपनी का सी ए आर परसेंटेज, ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सी आर परसेंटेज क्या होता है मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ। सी आर परसेंटेज मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होते हैं, मान के चलिए रिजर्व बैंक ने एक अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया में 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए, मतलब 9% फंड आपके बैंक के अंदर होना चाहिए। किसी भी टाइम कस्टमर अगर पैसा मांगे वो पैसा आप दे सकते हैं, तो इसलिए 9% आपका पैसा हाथ में होना चाहिए। तो इसमें परसेंटेज देखा जाए तो 17.38% है, तो अच्छी बात है। मतलब डबल के जैसे पैसा बैंक ने हाथ में रखा हुआ है। तो कंपनी ने मतलब यहाँ पे बात तो इतने सारे कर चुका हूँ। कंपनी का लेवल मैं आपको बता दूं, तो कंपनी का मैं लेवल बता दूं। कंपनी देखिए निफ्टी 50 के शेयर्स है, कोई खराब कंपनी आप मत कहिएगा, जबरदस्त कंपनी है। तो कंपनी ने इंडसइंड बैंक का जो पिछले दिनों का लेवल है 52 वीक के हाई भी अचीव किया था। आप एक बार इंडाइसेस वाई देखे तो यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक के ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारे बैंक दिखेगा, उनमें से पिछले दिनों में नंबर 1 पोजीशन में था इंडसइंड बैंक। तो सोचिए यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है, मतलब कंपनी 52 वीक के आसपास है और कंपनी एक साल में करीबन 21% तक रिटर्न दिया। देखिए बैंकिंग जो सिनेरियो है, अगर बैंकिंग इंडाइसेस को देखेंगे तो उस तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ जिस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी का ग्रोथ हुआ है। तो फिर भी बैंक अभी बहुत सारे कंसोलिडेट किए। अभी मुझे लग रहा है जो ब्रेकआउट हुआ पिछले दिनों में और आज का दिन का जो लेवल आपने देखने को मिला, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम और भी बैंक को लगेगा, उसके बाद एक रॉकेट की तरह बैंक सेक्टर भागेगा। क्योंकि इकोनॉमी जब बढ़ता हुआ है, मतलब बढ़ने लगता है, तो बैंकिंग सेक्टर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लेवल मैं आपको बता दूं, कोविड सिचुएशन के बाद जो कंपनी का लेवल था करीबन 2100 रुपीज के आसपास, वहां से लगातार गिरते 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 कंपनी आ गया था करीबन 200 के आसपास। तो सोचिए कितना गुना परसेंटेज आपको लॉसेस दिया था कंपनी ने। और उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी किया। तो यहाँ पे रिकवरी करने के बाद यहाँ पे एक बार टच किया, फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार टच किया। ये जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे बहुत टाइम तक यहाँ पे होल्ड किया। उसके बाद उसको ब्रेकआउट करने के बाद तेजी देखने को मिला। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार टॉप बना, 2 बार टॉप बना, आप बोल सकते हैं 3-3 बार टॉप बना है। अगर कोई भी स्टॉक 3 बार टॉप बना है तो अगर वो टॉप को तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिल मिल जाता है। तो अभी वो लेवल तो तोड़ नहीं पाया, उस लेवल को टच भी किया है, तो मेरे हिसाब से उस लेवल को तोड़ने का जरूर कोशिश करेगा।
तो आपको आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन के लिए स्टॉक है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। क्योंकि कंपनी ने जो आपको रिटर्न का रेशियो सब देखेंगे, तो शायद आपको उतना खास रिटर्न नहीं मिलेगा। देखिए 10 साल में ही कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया, बाकी सालों में कंपनी लॉसेस दिया। मैं पहले ही आपको चार्ट पैटर्न दिखा चुका हूँ, क्योंकि 3 साल 5 साल में आपको कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, कंपनी का हालत इस तरीके से चल रहा है। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर्स आप देखेंगे तो हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा, और इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो आप प्राइवेट इन मतलब बैंकिंग के बारे में सोचते हैं, तो इस इंडसइंड बैंक के ऊपर जरूर आप फोकस रख सकते हैं। बाकी एक बार स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।